मानसी भारद्वाज। होप आप सब अच्छे होंगे। थोड़े से हेल्थ इश्यू की वजह से मैं जो लेक्चर सीरीज है उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि लेक्चर सीरीज हमारी कंटिन्यू रहे। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा था, वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट देखा था। वेक्टर प्रोडक्ट में मैंने क्या बताया था, जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं और वो हमें वेक्टर ही देता है तो वो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट हो रहा था, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल रहे थे। फिर हमारा था स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में हमने उसको डॉट प्रोडक्ट भी बोला था। स्केलर प्रोडक्ट में हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन हमें मिल क्या रहा था, एक स्केलर मिल रहा था। ठीक है, इसका एग्जांपल मैंने बताया था स्केलर प्रोडक्ट का, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड और एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें फ्लक्स मिलता है, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ये सारे मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में करवाए थे, इनके जो है हमारे न्यूमेरिकल थे वो भी हमने करवाए थे। आज के वीडियो लेक्चर में हम शुरू करें, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, हमें पता है कि अगर हम बेसिक डेली लाइफ में यूज देखें, डेली इसका प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल देखें तो वो हमारा क्या होता है, मान लिया आप किसी बिल्डिंग से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी स्टोन को फेंक रहे हैं, या फिर जेवलिन थ्रो जो होता है ना, जेवलिन थ्रो, या फिर किसी जो हेलीकॉप्टर से मान लिया कोई ऑब्जेक्ट गिर रही है ना, तो इस तरीके से ये हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन की कुछ एग्जांपल होते हैं। अब देखो प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर डेफिनेशन देखें तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है, देखो projectile motion is the curved path and object when it is projected in a gravitational field। मतलब क्या होगा, किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का कर्व्ड पाथ होता है जब हम उसको क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड से। मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब जैसे ही हम उस ऑब्जेक्ट को गिराते हैं तो उस पर ग्रेविटेशनल फील्ड लगता है, ठीक है, सच एज ग्रेविटेशनल फील्ड सच एज अर्थ सरफेस, ग्रेविटी इज ओनली फोर्स, और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है, उसके अलावा उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं होता, ठीक है ना। दैट इज एक्टिवली एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड एक्ट डाउनवर्ड्स, और क्या होगा, जो कि एक्टिवली एक्सर्ट करती है उस ऑब्जेक्ट पे और ऑब्जेक्ट हमारी नीचे की ओर आती है। बेसिकली प्रोजेक्टाइल जो है डेली लाइफ में बहुत ही इसके बहुत सारे एग्जांपल हम देखते हैं, ठीक है। इसका मतलब यही है, इसके डेफिनेशन में यही था कि कर्व्ड पाथ होता है ऑब्जेक्ट का। जब मान लिया मैंने ये मार्कर है, हम ऐसा भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मार्कर है, मैंने ऐसे फेंक दिया मार्कर को, क्या होगा, मार्कर पहले थोड़ा सा जा करके ऐसे नीचे गिर जाएगा, कर्व्ड पाथ। तो वही बोल रखा है कि कर्व्ड पाथ होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड से अर्थ के सरफेस से गिराते हैं एंड ग्रेविटी सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है ऑन द ऑब्जेक्ट एंड एक्ट्स डाउनवर्ड, और ऑब्जेक्ट हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की ओर आ जाती है। ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। बेसिकली न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम इसमें कुछ अजम्पशंस लेके चलते हैं, ठीक है। तो वो अजम्पशंस कौन सी होंगी, अजम्पशंस ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में अजम्पशंस कौन सी होंगी, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है हमारी अर्थ क्या है, इलिप्टिकल है ना। अब इलिप्टिकल है तो उसका कुछ कर्व्ड सरफेस होगा अर्थ का, तो उस कर्व्ड पाथ जो सरफेस है, जो कर्व्ड पार्ट है उसका, उसको हम नेग्लिजिबल करके चलते हैं। पहला कि जो हमारा कर्व्ड पाथ ऑफ अर्थ है वो क्या होगा, नेग्लिजिबल, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होगा, इसमें जो हमारी अर्थ जो है रोटेट करती है, उसका रोटेशनल इफेक्ट भी हम उसको नेग्लेक्ट लेकर के चलते हैं। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना तो हम इसको देखेंगे कि वहां पे अर्थ के जो रोटेट कर दिया उसका इफेक्ट हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं, और उसका जो कर्व्ड पाथ है उसको भी हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अर्थ इज नेग्लेक्टेड, ठीक है, इसको भी हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं। उसके बाद थर्ड होता है हमारा नो एयर रेजिस्टेंस। अब नो एयर रेजिस्टेंस मतलब देखो इसमें क्या होगा, जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की ओर गिरा रहे तो हम क्या कंसीडर करेंगे कि उस केस में हमारे पास कोई भी एयर का रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है ना। तो एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट करके चलेंगे, एयर को हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ अजम्पशंस है, और एक और हमारी फोर्थ अजम्पशन और है। हमारी फोर्थ अजम्पशन क्या है कि जैसे कि हमें पता है कि जो
ऑब्जेक्ट को हम जब ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं ना, तो उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। अब वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो हर एक पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल हुआ है, जैसे कि ऐसे गिरा है ना, उसके हर एक पॉइंट पे क्या है, मोशन और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कांस्टेंट है। उसका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के साथ ही जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी कांस्टेंट है हर एक पॉइंट पे, प्रोजेक्टाइल के हर एक पॉइंट पे। मान लिया हमारी ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से अगर गिर रही है ना, तो उसके हर एक पॉइंट पे ये इस पे यहाँ पे हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमारा कांस्टेंट होगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ। क्लियर हुआ? ये हम कुछ अजम्पशंस लेकर चलेंगे, जब हमारे न्यूमेरिकल हम करेंगे ना, तब हमें यहाँ से पता चलेगा कि वहां से हम इनको कैसे कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कर्व्ड सबसे पहले हमारी ये थी कि कर्व्ड पाथ ऑफ अर्थ उसको हम नेग्लेक्ट करके चलेंगे, उसके बाद एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करेंगे, फिर हमारे जो अर्थ रोटेट कर रही है उसको भी हम नेग्लेक्ट करेंगे, और हमारा जो फोर्थ है कि हर एक पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल के हर एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी कांस्टेंट होती है ना, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ। क्लियर हुआ? तो ये हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन थी। अब देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में ही हमारे पास कुछ पॉइंट आते हैं जो कि हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज होंगे। तो मैं पहले उन पॉइंटों को आपको बता देती हूँ, जिससे कि हम जब आगे न्यूमेरिकल करें तो उनमें कुछ प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब देखो, अब जो अभी हमने देखा था कि जो हमारी प्रोजेक्टाइल है, सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल गिवन है हॉरिजॉन्टल रेंज, प्रोजेक्टाइल गिवन ए हॉरिजॉन्टल रेंज। अब देखो हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब कैसे आया, देखो अब हमें पता है कि हमारी ऑब्जेक्ट जो है कुछ इस तरीके से, देखो मैं डायग्राम बना देती हूँ, छोटा बना देते हैं क्योंकि हमें नीचे इसका डेरिवेशन भी करना पड़ेगा ना, ठीक है। मान लिया कि हमने ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका, ठीक है ना। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका, ये कुछ देर तक हॉरिजॉन्टल रहेगी, लेकिन उसके बाद वो क्या हो जाएगी, एक कर्व्ड पाथ को फॉलो करेगी, जैसा कि मैंने बताया था, ठीक है। ये हमारा x मान लेते हैं, ये हमारा y मान लेते हैं, इस तरीके से हम इस पे एक टेंजेंट खींच देते हैं, ठीक है। ये टेंजेंट, ये वाला एंगल बीटा मान लेते हैं, ठीक है, ये वाला एंगल बीटा हो गया। अगर हम इसके यहाँ पे कंपोनेंट करें ना, ये हमारा O हो गया, ये A हो गया, ठीक है। इसको हम P x और y मान लेते हैं, P x y पॉइंट, ठीक है, कोई भी। उसके बाद ये हो गया। इस तरीके से हमें पता है ऑब्जेक्ट, ये हम मान लेते हैं u डायरेक्शन। हमें पता है किसी ऑब्जेक्ट को जब हम फेंकेंगे इस तरीके से, मान लिया जैसे कि मैंने मार्कर को मान लिया इस तरीके से फेंका है, कुछ देर तक वो हॉरिजॉन्टल जाएगा, लेकिन उसके बाद वो कर्व पाथ में आ जाएगा, तो वही यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन है। डायग्राम से आपको पता चला किस तरीके से है। अब देखो ये जो u डायरेक्शन है, पहले हम इसकी क्या निकाल लेते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब देखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम इसकी कैसे निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी हमें बेसिकली देखो यहाँ पे निकालना क्या है, हमें ये बताना है कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा पैराबोला को मतलब पैराबोला आएगा, जब हमारी ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से इस तरीके से आएगी कि पैराबोला बनेगा। और दूसरा हमें इसमें क्या निकालना है कि हमारे पास पहले तो हमारा हो गया पैराबोला, उसके बाद हमें निकालना है उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब ऑब्जेक्ट कितनी देर तक टाइम ऑफ फ्लाइट में है, फिर हम उसकी रेंज निकालेंगे, ठीक है ना। ये रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। अब देखो पहले हम इसका क्या निकालना है, ये बताना है कि ये पैराबोला पाथ को कवर कर रहा है, ये पैराबोला कर रहा है, पैराबोला पाथ कर रहा है, ये हमें बताना है। अब देखो, अब हमें ओरिजेंटल डिस्टेंस हमें पता है, ये वाला, ये हमारी x है ना, ये y है, मैंने ऐसे कंसिडर किया है, ये x और ये y है, ठीक है। अब ये जो x है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, अब हमें पता है हमारी वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, जो भी डिस्टेंस स्पीड जो भी हो गया, डिस्टेंस बाय टाइम ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस हमारी कितनी है, x, ठीक है, x बाय t आ गया, ठीक है। अब हमें यहाँ से अगर टाइम निकालना है, क्योंकि हमें निकालने हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एट टाइम t, एट टाइम t भी लिखेंगे, मैंने यहाँ पे लिखना मैं थोड़ा भूल गई थी। एट टाइम t पे हमें बताना है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है एट टाइम t पर हम देखेंगे तो t हमारा इधर आ जाएगा, t इज इक्वल टू x बाय u हो जाएगा। इस u v जो हमारा वो u है ना, यहाँ पे इनिशियल स्पीड इसकी u मानेंगे ना, तो यहाँ पे देखो
t इज इक्वल टू एक्स बाई यू, तो x इज इक्वल टू हमारा ut हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, x इज इक्वल टू ut, ये हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। उसके बाद हम देखते हैं हमारी वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस हमारी कौन सी होगी, ये वाली, क्योंकि हमने माना कि कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो क्या होगा, नीचे की ओर गिर जाएगा। अब वो जब नीचे की ओर गिरेगा तो वहां पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी का, क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में करवा चुकी हूँ। जब हमारी ऑब्जेक्ट कहीं ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो हम उसमें मोशन अंडर ग्रेविटी का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो y कंपोनेंट जब हम निकालेंगे वर्टिकल डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, वर्टिकल डिस्टेंस एट टाइम t पर, अब देखो कितनी आ जाएगी, 1/2, सॉरी जो हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी का उस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब देखो मैंने बोला था कि जब मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी के जब न्यूमेरिकल और जब कॉन्सेप्ट बताया उसमें मैंने क्या बताया था, जब हमारी ऑब्जेक्ट जस्ट फॉल होती है, मतलब जस्ट गिरने वाली होती है, तो उस केस में हमारे ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल स्पीड है वो 0 हो जाती है, मतलब u हमारा 0। ये मैंने एजम्पशंस में भी निकाला, जब मैंने कुछ पॉइंट लिखवाए थे ना मोशन अंडर ग्रेविटी के, तो उसमें मैंने बताया था कि जब हमारी ऑब्जेक्ट जस्ट फॉल की कंडीशन में होती है तो उस केस में हमारा u 0 होता है ना, ये मैंने बताया था। तो यहाँ पे देखो ये आ जाएगा 0 प्लस का 1/2, a को हम क्या लिखते हैं, g ग्रेविटी में, है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी में मैंने बताया था a हमारा जो है वो g के इक्वल होता है। ठीक है, तो 1/gt स्क्वायर। देखो मैं इसको अलग से लिख देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो यहाँ पे अलग से हम लिखेंगे इसको कि हमारा कैसे आया है, ये y इज इक्वल टू 0 प्लस का 1/2 gt स्क्वायर। ठीक है, अब देखो y इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 1/2 g, और t की जगह पे हम क्या लिखेंगे, x बाई यू का स्क्वायर। ठीक है, तो y इज इक्वल टू, अगर हम इसको लिखे 1/2 g x स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, तो ये हमारा देखो किस तरीके का बना है, किस तरीके की कंडीशन बनेगी यहाँ पे हमारे पास, दैट इज y इज इक्वल टू k x स्क्वायर, ऐसा कुछ बना है ना, और k हम मान लेते हैं g बाई 2u स्क्वायर। ठीक है ना, k हमारा यहाँ पे क्या है, g बाय 2u स्क्वायर। तो ये हमारा, ये जो हमारी कंडीशन होती है y डायरेक्टली इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारी किसकी इक्वेशन आती है, पैराबोला की। और मैंने यही बताया था कि हमें यही बताना है कि जो हमारी ऑब्जेक्ट गिरी है वो पैराबोला पाथ को कवर कर रही है, पैराबोला पाथ आ रहा है उसमें से, तो वो हमें प्रूव करना था। इतना क्लियर हुआ कैसे आया, मैंने पहले यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाली थी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, वर्टिकल डिस्टेंस निकाली है। वर्टिकल डिस्टेंस निकालने के बाद यहाँ पे ये हो गया, हमने यहाँ पे इनिशियल कंडीशन जो हमारी जस्ट फॉल बॉडी है, जस्ट गिरने वाली जो बॉडी होती है उस केस में हम u को 0 लेते हैं, तो u मैंने 0 लेकर के यहाँ पे मैंने सिर्फ वैल्यू पुट की है, इतना ही किया है। तो यहाँ से हमारी क्या आ गई, पैराबोला कंडीशन आ गई। ठीक है ना, तो पैराबोला हमारा ये पाथ कवर करेगा। ठीक है, अब देखो, अब इसमें हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है ना, पहला हमें यही बताना था कि हॉरिजॉन्टल है, सॉरी पैराबोला है, अब हमें इसमें बताना है टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे, अब देखो वो टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं जो हम अभी तक फॉर्मूला में यूज करते आ रहे हैं, ठीक है ना, वो हम नहीं निकालेंगे, वो हम जब प्रोजेक्शन करेंगे ना, मतलब किसी एंगल थीटा से जब ऑब्जेक्ट को हम गिराएंगे तब उस केस में हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज और जो हमारा ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये सारी हम निकालेंगे, उसमें अलग से फॉर्मूले आएंगे। ये कब है, जब हमारी ऑब्जेक्ट क्या हो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में प्रोजेक्टाइल कर रही, क्या होगा, देखो यहाँ पे अब क्या होगा हमारे पास, ये हमारा पैराबोला कंडीशन। अभी हमें क्या बताना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है जब हमारी ऑब्जेक्ट कितनी देर तक हवा में है, मतलब नीचे गिरने से पहले वो कितनी देर तक हवा में है, वो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। हमें पता है जैसे ही मैंने मार्कर को नीचे फेंका तो वो कितने सेकंड में नीचे की ओर चला जाएगा, जो वो टाइम होगा नीचे गिरने से पहले, वो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, वही हमें बताना है।
ठीक है। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैसे निकालेंगे। अब टाइम ऑफ फ्लाइट है, अब हमें इसमें क्या निकालना पड़ेगा, डाउनवर्ड मोशन का हम इसमें यूज करेंगे। जो मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी में फॉर्मूला बताया था ना, उसी का हम यूज करेंगे, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट में तो वही है ना कि ऑब्जेक्ट कितनी देर में नीचे आ रहा है। तो उस केस में हमारे पास फॉर्मूला क्या था, s इज इक्वल टू, इसको हम y मान लेते क्योंकि हम इसमें क्या मान रहे हैं, वर्टिकल कॉम्पोनेंट टाइम ऑफ फ्लाइट। y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, मोशन अंडर ग्रेविटी का ही इसमें यूज करेंगे, ठीक है ना, फॉर्मूले का। तो y यहाँ पे हमारा u हमारा कितना आ जाएगा 0, मैंने बताया था जस्ट फॉलोइंग कंडीशन में 1/2 gt स्क्वायर, ठीक है। इस y को हम h मान लेते हैं, हाइट h, ठीक है। तो यहाँ पे y को हम मान लेते हैं h। अब देखो यहाँ पे हमारे पास निकालना हमें क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो h इज इक्वल टू, यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं 2h/g आ जाएगा ना, और t निकालना है तो t इज इक्वल टू √2h/g, ठीक है। ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। h हमारी यहाँ पे क्या है, हाइट है, जो ऑब्जेक्ट हम ऊपर से प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, उसकी हाइट है, ठीक है ना। और जी मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब जो हमारे पास ग्रेविटी का फॉर्मूला, जब हम यहाँ पे न्यूमेरिकल करेंगे ना तो इसकी वैल्यू हमें गिवन होगी, ठीक है ना। तो ये हमारी ग्रेविटी, ठीक है। तो ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया √2h/g। इतना क्लियर हुआ कैसे हुआ। मैंने यहाँ पे क्या किया है, टाइम ऑफ फ्लाइट में क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर से हम गिरा रहे हैं तो हम उसमें मोशन अंडर ग्रेविटी का ही यूज करेंगे। अब मोशन अंडर ग्रेविटी का यूज करेंगे तो हम उसमें क्या लगाएंगे, दैट इज इसका फॉर्मूला, दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन ग्रेविटी में चेंज हो जाता है क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आती है, ठीक है ना। तो हमारी जो y इज इक्वल टू, उसको हमने h हाइट मान लिया, u हमारा जस्ट फॉलोइंग कंडीशन में उस केस में हमारा 0 होता है, 1/2 gt स्क्वायर हो गया, 2h/g हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब इसी में अगर हमसे पूछा जाए कि हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, तो उस हॉरिजॉन्टल रेंज को हम देखो कैसे निकालेंगे। अब देखो हॉरिजॉन्टल रेंज हमारी क्या होती है, टाइम ऑफ फ्लाइट में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी वो हमारी रेंज होती है, ठीक है। अब देखो ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक O से A पॉइंट पे, ये हमारी पूरी रेंज है, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी वो हमारी रेंज होती है। मतलब ये हमारा पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट था, तो ये हमारी पूरी जितने भी डिस्टेंस इसने ट्रेवल की होगी ये हमारी रेंज है, ठीक है। तो हमें पता है कि रेंज हमारा क्या होता है, जो रेंज हो जाएगी वो हमारी क्या होगी, दैट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू क्या होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का मतलब कि हमारी जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये वाली, और कितना टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ है, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान उसने कितनी डिस्टेंस उसकी है वो हमारी होती है रेंज। तो वही हमें निकालनी है। तो हमारी रेंज क्या हो जाएगी यहाँ से, क्योंकि देखो यहाँ से हम इसमें वो वाला फॉर्मूला लगाया है, वेलोसिटी इज द डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है ना। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालनी तो वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा, है ना, वैसे ही निकाल दिया मैंने, उसी फॉर्मूले से देखा है हमने। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारी कितनी है, ये वाली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u थी ना, और टाइम ऑफ फ्लाइट अभी अभी हमने निकाला है, दैट इज 2h/g, ठीक है। तो ध्यान रखना कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला किस केस में होगा, जब हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल जो है हमें हॉरिजॉन्टल रेंज दे रही हो, है ना, हॉरिजॉन्टल। अब देखो इसमें हमारे पास ये आया, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा आया √2h/g और रेंज हमारा आया u इंटू √2h/g। आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ निकाला है जब हम ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं तो उस केस में हमारे पास ऑब्जेक्ट किस तरीके का मतलब पाथ ट्रेवल करेगी और किस तरीके से वहां पे फॉर्मूले आएंगे, मैंने यहाँ पे सिर्फ ये बताया, ठीक है। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे इस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल, और जो हमारे टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज की जो फॉर्मूले आएंगे उनको हम डिराइव करेंगे, जो हमारा केस अलग होगा, ये केस नहीं होगा, केस अलग होगा, ठीक है। सो वीडियो को देखते रहे, लाइक करते रहे, शेयर करते रहे। थैंक यू सो मच।